Hello everyone. So let's start ratio and proportion class number 3. Okay. So class 1 और 2 में हमने जो भी पढ़ लिया था तो वो सारा चीज थोड़ा एडवांस वे में आज के क्लास में काम में आएगा. बट बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चंस हमको रेशियो के कुछ कुछ बेसिक रूल्स समझने हैं. ठीक है. सो एक एक मैंने रूल्स बस एक बार के लिए लिख लिया है. अगेन फिर से क्लास में आके लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो एक एक एग्जाम्पल से बस समझ लेंगे. इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बता दिया था कि मल्टीप्लाई डिवाइड आप कभी भी कर सकते हो, बट प्लस माइनस डिपेंड करता है सिचुएशन पे. ठीक है. तो समझते हैं कि किस तरीके का सिचुएशन हो सकता है या मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करेंगे तो कब हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. ओके. सो पहला रूल यही कहता है कि हम लोग कभी भी किसी भी दो अलग अलग रेशियोज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर इन दोनों रेशियोज के बीच में कोई एक स्टैंडर्ड रूल पहले से प्रिवेलिंग है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में. ठीक है. जैसे मान लो क्या बोले, एक्सपेंडिचर. ठीक है. हम लोग जो खर्चा करते हैं या बाजार में जाके आप आलू खरीदते हो तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. यही होता है. क्योंकि हम लोग जाके आलू वाले से ऐसा पूछते हैं ना कि भैया आलू कितने के दिए, तो मान लो उसने ऐसा बोला कि 30 रुपीज पर केजी और मैंने 120 रुपीज का खर्चा कर दिया, तो यानी ऑब्वियस सा बात है मैंने 4 किलो खरीदा होगा. अगर 30 रुपीज पर केजी है तो अगर मैंने उसको बोला कि 4 किलो लगा दो तो 30 × 4 तभी जाके मेरा 120 का खर्चा होगा. तो ये जो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है कि ई द अल्फाबेट ई फॉर एलिफेंट, ई इज इक्वल टू पी इंटू क्यू या पी इंटू सी फॉर कंजम्पशन. ठीक है. तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो ये एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है. ठीक है. मतलब इसको इतना आप फॉर्मूले की तरह भी लेके फायदा है नहीं, ये बहुत कॉमन सेंस है. हम लोग डेली ये चीज करते ही रहते हैं जब भी दुकान में जाते हैं. या फिर मान लो डिस्टेंस इज इक्वल टू, या फिर सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है. तो ये भी एक प्रिवेलिंग पहले से चलता आ रहा एक बहुत ही स्टैंडर्ड और कॉमन रिलेशनशिप है. तो अगर अगर हमारे पास ऐसे 2 या 3 चीजों का रेशियो है एंड इनके बीच में पहले से एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी भी कर सकते हैं. ठीक है. तो जैसे मान लो यही वाला देखते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई, सॉरी क्या लिख रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो दो लोग हैं ए और बी, इनके डिस्टेंस का रेशियो है, मतलब इन्होंने एक्चुअली में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मुझे नहीं पता. ठीक है. मैंने इन दोनों लोगों को कुछ कुछ कमांड दिया था, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाओ जाके इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आओ. राइट. तो वो लोग गए, वो लोग ट्रेवल करके आए. तो मैं रैंडम अभी बस रेशियो लिख रहा हूं. एक्चुअल वैल्यूज को मैंने कैंसिल आउट करके काट कुट करके जितना भी एकदम सिंपलेस्ट वैल्यू मैंने ये निकाला. ठीक है. ओके. तो डिस्टेंस का रेशियो ए और बी का इतना है और इन दोनों को जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो ये है. ठीक है. ओके. अभी अगर मुझे ऐसा कोई बोलेगा कि आप स्पीड का रेशियो बताओ, स्पीड का रेशियो बताओ, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है. तो ए का स्पीड का रेशियो क्या होगा? 18/6. तो 18/6 और इसका क्या होगा? 25/5. तो ये हो जाएगा 3:5. बट अगर मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलता हूं कि कोई भी दो रेशियोज का जो मतलब ओरिजिनल वैल्यू है वो अलग अलग होगा, कोई भी दो रेशियो सडनली कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग ये डिवीजन कैसे कर सकते हैं? ये डिवीजन इसलिए हम लोग कर सकते हैं बिकॉज इसको अगर मैं एकदम प्रॉपरली अच्छे तरीके से लिखता तो डिस्टेंस ऐसा कुछ लिखता मैं. एग्रीड? यस और नो? ठीक है. ये एक रेशियो है. नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये दूसरा रेशियो है, ये रेशियो इसका कोई पार्ट नहीं है, ये एक इंडिविजुअली अलग रेशियो है, तो इसको चलो मैंने ऐसा लिख दिया. ठीक है. समझ में आ रहा है इतना? अब जब मुझे डिस्टेंस निकालना है, जब मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगा? ए का डिस्टेंस, सॉरी बार बार डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, स्पीड निकालना है तो स्पीड क्या होगा? ए का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ए का टाइम. तो क्या होगा? 18x
डिवाइडेड बाई 6y, और यहां पे क्या होगा ये, या फिर रेशियो ही दे देते हैं चलो, यहां पे क्या होगा 25x डिवाइडेड बाई 5y। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 6 से ये कटेगा तो 3 आएगा, 5 से 25 कटेगा तो 5 आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है 3:5। सो इसीलिए ये मैटर नहीं करता है कि अगर कोई स्टैंडर्ड रूल से ये दोनों पैरामीटर्स जुड़े हुए हैं, अगर स्टैंडर्ड रूल के साथ जुड़े हुए नहीं है तब आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू नॉट बी नोइंग कि आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो हमको पता ही नहीं रहेगा। अगर कोई स्टैंडर्ड रूल है तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमको डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे, बट इतना लिख के करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एक्स हो या फिर वाई हो, तो वो अल्टीमेटली कैंसल चला जाता है, एंड फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग ये x लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं, या डायरेक्ट सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर मुझे कोई बोलेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, नाउ दैट वोंट बी 18, ये समझो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a क्या है, 18 है क्या, 18 नहीं है, 18 तो रेशियो है, वैल्यू नहीं है, बट अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a इज 18x। जैसे मुझे x का वैल्यू पता चलेगा, मान लो x का वैल्यू निकला 20, x का वैल्यू निकला 20, कुछ भी मतलब कुछ भी करके, अभी तो यहाँ पे हिंट्स नहीं दिया हुआ है, कुछ भी इक्वेशन वगैरह करके x का वैल्यू 20 निकला, तो 18 इंटू 20 360 किलोमीटर a ने ट्रेवल किया है। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय a इज 18x एंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय a इज 18 यूनिट्स और 18 रेशियोज, ठीक है, एंड इस तरीके से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल और मैं बता नहीं रहा हूं, मतलब वही मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो जैसे मैंने इससे पहले वाला एक जो रिलेशन बोला था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो मान लो कि पोटैटो एंड टोमेटो, ठीक है, तो अगर पोटैटो और टोमेटो का प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो 6:5 है, और अगर मैंने जो खरीदा क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाए तो 2:3 है, ठीक है, 6:5 एंड 2:3। अब अगर मुझे निकालना है कि मैंने पोटैटो में, आलू में कितना खर्चा किया और टमाटर में कितना खर्चा किया, ठीक है, तो क्या होगा 6 इंटू 2, क्योंकि 6 यूनिट प्राइस था और 2 यूनिट या 2 रेशियोज क्या था, क्वांटिटी था, तो 6 इंटू 2 12 आ गया, इस टू उस साइड में क्या था 5 इंटू 3 15, तो 12:15। आप और चाहो तो 12:15 को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करो बिंदास, जब भी आपको डिवाइड करना है आप डिवाइड करो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें भी मैं समझा सकता था, अगर मैं डिस्टेंस का लिखता तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो ये है, तो 3 इंटू 6 18 होगा, 5 इंटू 5 25 होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई इशू नहीं है। क्या समझ में नहीं आया बताओ, पूरा समझ में नहीं आया, कुछ तो समझ में आया होगा, कौन सा पार्ट बताओ। ये रेशियो समझ में आ गया, ये रैंडम रेशियो है, ये स्पीड है, अच्छा तुम अभी अभी आए हो ना, अच्छा ये स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला तो पता होगा, ये सुना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग कभी भी किसी रेशियो में डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ए और बी दो इंसान है, तो इनका डिस्टेंस का रेशियो हमने ले लिया 18:5, दिस इज अ रैंडम वैल्यू, ठीक है, मैंने खुद से लिया है, एंड इन्होंने जो टाइम लगाया है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो ये टाइम का रेशियो क्या है 6:5, ये भी रैंडम वैल्यू है, मैंने खुद से लिया है। नाउ आई एम सेइंग कि इसमें अगर आपको स्पीड निकालना है तो इसी फॉर्मूले से स्पीड निकालोगे, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो 18 डिवाइडेड बाय 6, 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा 3, और यहां पे कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 5, राइट। अब मैंने यही बोला कि ऐसा हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर किसी को ऐसा डाउट होता है कि दो रेशियोज तो अलग अलग होता है, हम लोग शायद डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आप पूरा
कन्वेंशनली पूरा लिख के देख लो, इसको 18x, इसको 25x, इसको 6y, इसको 5y, देन आप डिवाइड करके देखो, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा 3:5, ठीक है। बिकॉज जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग लिखते हैं वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाता है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कन्वेंशनली इसको वैल्यू में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं या सिर्फ रेशियो में जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसी को डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इट इज नॉट अलाउड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट रेशियोज, ठीक है। तो जैसे चलो ये वाला एक सिंपल रिलेशन है, इसको देखते हैं। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो किसी भी इंसान का या किसी दो इंसान का इनकम का रेशियो मान लो है 10:11, ठीक है। एंड देन या फिर कुछ और वैल्यू लेते हैं, 7:4 ले लेते हैं। एंड इनका जो एक्सपेंडिचर है वो है 1:2, ठीक है। अगेन ये तो अलग अलग रेशियो ही होगा ना, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूं तो ये 7x और ये 4x होगा, इसको बोलूं तो ये 1x मतलब x बेसिकली, और 2x होगा, सॉरी, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे कोई बोलेगा कि सेविंग्स निकालो, तो सेविंग्स कैसे निकलेगा, ये एक्सपेंडिचर इस साइड चला जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना। मैं जितना पैसा कमा रहा हूं और मुझे निकालना है कि मैंने कितना पैसा बचाया, तो मैंने कितना खर्चा किया उसको माइनस कर दो। आप अगर 10 रुपए कमा रहे हो और अगर आप 8 रुपए खर्चा कर रहे हो तो आप 2 रुपए बचा रहे हो, 10 माइनस 8। तो अगर मुझे सेविंग्स कोई निकालने बोलेगा तो अगर मैं ऐसा करूंगा कि 7 माइनस 1 6 और 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2, तो ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अल्टीमेटली आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस करने के बाद फिर से ये आंसर आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, बट आपको कुछ एक कंडीशन चाहिए ही चाहिए। बिना किसी कंडीशन के आप लोग कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते रेशियो में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हमने बिना कंडीशन के कर लिया, जस्ट रिलेशन मिलना चाहिए हमको, ठीक है। एक सपोर्टिंग रूल होना चाहिए बस। तो रूल तो पहले भी था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, रूल यहां पे भी है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बट अलोंग विद दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रूल कुछ एक कंडीशन भी चाहिए कि जैसे ए जो है वो अपना सैलरी का 40% बचा लेता है, बी जो है वो अपने सैलरी का 60% बचा लेता है या 30% खर्चा कर लेता है, कुछ एक कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज इन दोनों रेशियोज को आप कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूं कि हमने यहाँ पे ये माइनस किया है और ये वाला चीज हमको करना नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप माइनस करोगे, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में क्या हो रहा है, जब आप रेशियो निकालते हो तो ये x और y का कोई रोल ही नहीं रह जाता, बट एडिशन में आप निकालो 7x माइनस 1y, ये क्या हो गया, ये हो गया a का सेविंग्स, ठीक है, इस टू 4x माइनस 2y, ये क्या हो गया, ये हो गया b का सेविंग्स। अब यहां पे x और y रह जाएगा कि कट जाएगा, बताओ, रह जाएगा, तो फिर कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसीलिए ये बोला जाता है कि किसी भी दो अलग अलग रेशियोज को आप कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। चलो, अब यहां पे कोई एक रिलेशन या कोई एक कंडीशन यूज करते हैं, जैसे फिर से मैं वही चीज लिख रहा हूं कि ए और बी का इनकम है 7:4 और इनका एक्सपेंडिचर कितना है 1:2। अब यहां पे एक्स्ट्रा एक कंडीशन है कि
बी स्पेंड्स 25% ऑफ हिज इनकम, यानी बी कितना खर्चा करता है अपने इनकम का 25%। ठीक है, 25% क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो बहुत तरीके से इसको आप मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो यानी बी का जो यहाँ पे खर्चा हमको 2 दिख रहा है, एक्चुअली ये 2 नहीं होगा। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, ये 1/4, उसका इनकम का 1/4 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। उसका इनकम कितना है, 4 है, तो खर्चा कितना होगा 25%। 25% क्या होता है, डिवाइडेड बाई 4, 1/4। तो 4 का 1/4 क्या होगा, 1 होगा ना। तो यहां पे 1 होना चाहिए था एक्चुअली, यहां पे 2 नहीं होना चाहिए था। अब इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस नहीं, कभी भी हम लोग अगेन वही चीज, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम लोग रेशियो को बैलेंस नहीं करते। हमने रेशियो बैलेंस पहले भी किया है ना, मर्जिंग टू रेशियोज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियोज। कैसे करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जो भी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के सेंस में हम लोग जाएंगे। तो इस 2 को 1 कैसे बनाओगे आप, डिवाइडेड बाई 2। बट अगर आपने इस साइड में डिवाइड किया तो यहां पे भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। रेशियो में पता है ना, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, या अगर 3-4 रेशियो जो भी है, सारे के सारे सेम तरीके से एडजस्ट होने चाहिए। आपने अगर इस पार्ट को 2 से डिवाइड करके एडजस्ट किया है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ, इसको अगर आप नहीं करोगे 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1:1। ऐसा था क्या ओरिजिनली, तो आपने क्वेश्चन का ओरिजिनल कैरेक्टर चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, सही रहेगा। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए, क्योंकि 25% होता है 1/4, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए मुझे एक्सपेंडिचर के रेशियो को चेंज करना पड़ेगा और इनकम के रेशियो को इंटैक्ट रखना है, उसको चेंज नहीं करना। कोई ऐसा भी कर सकता है, कि नहीं सर मैं इनकम के रेशियो को चेंज कर लूंगा, एक्सपेंडिचर इंटैक्ट रहने दो, ये भी होगा। अब देखो इनकम कितना है 4, एक्सपेंडिचर कितना है 1, यानी एक्सपेंडिचर का 4 गुना है। ये समझ में आ रहा है, एक्सपेंडिचर जितना भी है उसका कितना गुना है, कितना टाइम्स है, 4 गुना है। बट यहां पे एक्सपेंडिचर कितना है, 2 है, तो आप इसको 8 बना दो, इसका 4 गुना होना चाहिए ना, इसको 8। अच्छा, आप अगर इसको 8 बनाओगे यानी ये डबल हो रहा है, इसका 4 टाइम्स हो रहा है, कंफ्यूज मत होना, इसका 4 टाइम्स हो रहा है। बट वो नंबर खुद में क्या हो रहा है, खुद में तो डबल हो रहा है ना नंबर, पहले वो 4 था अब वो 8 बन रहा है, राइट। अगर ये डबल हो रहा है तो ये जिस साथी के साथ कनेक्टेड है उसका साथी भी क्या होगा, डबल होगा, ये 14 हो जाना चाहिए। तो मैं एक ही मेथड दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, तो आप चूज करो कि कौन सा दिखाऊं, इनकम को चेंज करना है कि एक्सपेंडिचर को चेंज करना है, बताओ। एक्सपेंडिचर को चेंज करते हैं, तो एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को हम लोग बेसिकली डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो एक्सपेंडिचर को हम लोग इनटू हाफ कर रहे हैं, ये भी बोल सकते हो। 2 से डिवाइड करना और हाफ से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू हाफ, तो हाफ हो जाएगा ना, हाफ बोले तो 0.5 और 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा। इसको अनडिस्टर्ब यानी, ठीक है। अभी आप लोग देखो कि ए और बी का सेविंग्स क्या आ रहा है, ए और बी का सेविंग्स क्या आ रहा है। 7 माइनस 0.5 कितना आएगा, और 4 माइनस 1, सो ये होगा रेशियो। आपको अगर थोड़ा सा सुंदर बनाना है इस रेशियो को, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 13:6।
तो अभी यहाँ पे वो एक्स वाई वाला फंडा रह नहीं जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ये दोनों रेशियोज कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। कैसे कनेक्ट हो चुके हैं? जैसे ही मैंने ये देखा कि ये वाला जो है, I mean, ये वाला जो 2 है, 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है, ये इनकम का कितना है? इनकम का 25% है। ठीक है, तो ऊपर वाले रेशियो से नीचे वाला रेशियो कनेक्ट हो रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो ये वाला एक कंडीशन हमको दिया रहना चाहिए क्वेश्चन में, एग्जाम में। ठीक है, तो अगर नहीं दिया हुआ है, और अगर बहुत बड़ा 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, कभी ऐसा वो लोग दे देते हैं कि 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत मतलब घिस घिस के क्वेश्चन को बहुत लंबा किया गया है, बट दोनों रेशियोज में या तीनों रेशियोज में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड रूल तो पता है, बट ऐसा कोई एक्स्ट्रा हिंट नहीं है। एंड वी विल कीप ऑन थिंकिंग कि इसको कैसे करना है, रेशियो को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो वो होगा ही नहीं कभी। तो रेडिली यू हैव टू मार्क कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन में रहेगा वहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चेंज करने के बाद अभी एक्स और वाई लेके एज सच कुछ फायदा है नहीं, बिकॉज एक्स और वाई तो बैलेंस हो ही चुका है ना। ये दोनों एक्चुअली अभी मतलब ये 1 2 3 4 ये चारों नंबर्स अभी सेम रेशियो को सिग्निफाई कर रहे हैं। अगर तुमको एक्स और वाई लेना है ना, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, अभी वाई रहा ही नहीं है, बिकॉज इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है ना आपने, ये इससे कनेक्ट हो गया है। वाई लिखना है तो सब में वाई लिखो, एक्स लिखना है तो सब में एक्स लिखो, ये दोनों कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा ये चीज मैं लिख के रख देता हूं। प्रीवियस क्लासेस अच्छे से पढ़ के आना, हाँ, अदरवाइज मतलब जो कंटिन्यूएशन क्लासेस है उसमें यू विल फील मतलब हार्डशिप्स। ठीक है, बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारा छोटा छोटा चीजें जो मैं प्रीवियस क्लासेस का रेफरेंस देता हूँ, या इस बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था विद एग्जांपल, या क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, समझ में आ गया ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पेज तो चाहिए नहीं हमको। ओके, चलो 15-16 क्वेश्चन है आज, करते हैं फटाफट। Two numbers are in the ratio 7:3, and this ratio become 3:1 when 50 is subtracted. ठीक है, when 50 is subtracted from both the numbers, find the larger number. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में किया ही था। एक तो मैंने पूरा इक्वेशन से बताया था, एक बताया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, और एक बताया था अगर सेम सेम हो रहा है तो रेशियो से डायरेक्टली कर सकते हो, याद आ रहा है ना? ठीक है, 3 मेथड बताया था जब पहला क्वेश्चन जो था। तो हम लोग कन्वेंशनली इक्वेशन वाला मेथड तो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वो गया, वो पास्ट हो चुका है। ठीक है, एग्जाम में भी नहीं करने वाला है ऐसा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, बट अभी उसको हम लोग थोड़ा पॉज दे रहे हैं। उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का एकदम ही अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, ऐसे यूजफुल है, बट इतना फ्रीक्वेंट काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो रेशियो बैलेंस वगैरह, रेशियो जो बैलेंस मतलब रेशियो लेके जो हम लोग करते हैं, रेशियो को बैलेंस करके, वही वाला मेथड देखते हैं। अब लास्ट क्लास के क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन कैसे अलग है? लास्ट क्लास के क्वेश्चंस में रेशियो ऑलरेडी बैलेंस था। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे मान लो 9:10 है, और यहाँ पे ये 5:6 है, तो ये कितना कम हुआ? 4। ये भी कितना कम हुआ? 4। और ये भी हमको पता है कि ये कितना कम हो रहा है? 50 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये भी कितना कम हो रहा है? 50 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 4 का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। तो ऐसा करके हमने निकाल लिया कि 4 का वैल्यू 50 है, तो 2 का वैल्यू 25 है, तो 10 का वैल्यू निकाल लेंगे ऐसा करके। बट यहाँ पे ये वाला कंफर्ट जोन आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पे जैसा रेशियो दिया हुआ है। तो अब देखो क्या रेशियो है यहाँ पे, 7:3 है, और बाद में जाके क्या हो रहा है? 3:1।
तो ए और बी पहले क्या था, 7:3 था, और ए और बी बाद में कितना हो गया, 3:1 हो गया। ठीक है, तो देखो नंबर हिसाब से, नंबर के हिसाब से तो दोनों से सेम ही चीज माइनस हो रहा है। ए से भी हमने 50 ले लिया और बी से भी हमने 50 ले लिया, बट रेशियो में भी तो वो चीज सेम दिखना चाहिए था आपको, बट वो नहीं दिख रहा है। देखो यहां पे कितना लग रहा है, 4 कम हो रहा है रेशियो में, और यहां पे रेशियो में कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। तो ये दोनों जो गैप है, ये दोनों गैप सेम होना चाहिए था, बट वो नहीं है। अब हमको ये दोनों गैप सेम करना पड़ेगा, देन वी कैन गो फॉर द क्वेश्चंस, आई मीन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक चीज देख लो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ये नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग डिरेक्ट करेंगे। किसी भी दो रेशियो में, ये एक रेशियो हो गया और ये एक रेशियो हो गया, किसी भी दो रेशियो में अगर आपको ये वाला गैप सेम करना है, अगर आपको ये वाला गैप सेम करना है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपको x माइनस ए इक्वल टू y माइनस बी करना है, समझ में आ रहा है ना, यही तो गैप है ना, x माइनस ए y माइनस बी, ये गैप हमको सेम करना है। यहां पे तो सेम है नहीं, अगर ये वाला गैप आपको सेम करना है तो एक्चुअली आपको ये वाला गैप सेम करना होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, हिडन मीनिंग कैसे बताऊं, देखो y को इधर लेके आओ तो क्या होगा ये, और a को इस साइड लेके चला जाओ, तो इस गैप को सेम करने का मतलब है इस गैप को सेम करना। ठीक है, तो यानी कभी भी आपको ये दो डिफरेंट रेशियोज में गैप सेम करना हो तो पहले उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल रेशियो में आप गैप सेम कर लो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं, ये एक पर्टिकुलर रेशियो है, ये एक पर्टिकुलर रेशियो है। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट रेशियो में आपको गैप सेम करना हो तो पहले अपने घर में गैप सेम करो, पहले अपने आप में उस पर्टिकुलर रेशियो के अंदर ही अंदर आप गैप सेम कर लो, तो ये वाला गैप ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इस चीज को, 7:3 और 3:1, यहां पे गैप कितना है, 4, यहां पे गैप कितना है, 2। इन दोनों गैप को अगर सेम करना है तो इसको तो हम लोग अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां पे 4 है और यहां पे क्या है, 2, तो इसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ये हो गया 4, बट ये ऐसा ही रहेगा क्या, और कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई, ये हर एक एंटिटी, हर एक पार्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा। अदरवाइज तो सिर्फ अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं, ये देखने में ऐसा हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 1 का 1 रहेगा और ये 4 बन जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि 3 और 1 में गैप 4 है। ठीक है, तो इस रेशियो में, पहले वाले रेशियो में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ये 7:3 यही रह गया, ये क्या बन गया। अब आप देखो ये क्वेश्चन के साथ फिट बैठ रहा है कि नहीं, ए पहले क्या था, कम ऑन बताओ सब लोग, ए पहले क्या था, 7, अब कितना हो गया ये, 6, कितना कम हो रहा है, कितना रेशियोस कम हो रहा है, 1 रेशियो। बी कितना था पहले, 3, अब बी कितना हो गया, कितना रेशियो कम हो रहा है, 1 रेशियो। तो क्वेश्चन के साथ अलाइनमेंट बन रहा है, क्वेश्चन में भी ये बोला था कि ये दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ए से भी 50 सब्ट्रैक्ट किया गया और बी से भी 50 सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है, तो यहां पे भी और यहां पे भी कितना कम हो रहा है भाई, 1 कम हो रहा है, और इस 1 का वैल्यू कितना है, 50 है। 1 का वैल्यू 50 है तो क्या बोला है, फाइंड द लार्जर नंबर। ठीक है, पुराना वाला नया वाला तो नहीं बोला है, तो हम लोग पुराना वाला ही निकालेंगे, फाइंड द लार्जर नंबर यानी 7, तो 1 का वैल्यू 50 है तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 350। ठीक है, सी पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, तो उसमें मतलब जस्ट हैव सम पेशेंस, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं इतना कुछ लिख लिया, इतना कुछ आपको एग्जाम में लिखना ही नहीं है। ठीक है,
जब आप ये वाला देखोगे ना, ठीक है, जब आप ये वाला रेशियो देखोगे कि ये 7:3 है और ये 3:1 है और 50 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है, तो उसको चेंज करना है। तो यानी ये हो गया 7:3, ये हो गया 6:2 और गैप 1 का है, 1 मतलब 50 है, तो 7 मतलब कितना होगा 350। ये हो गया आपका एग्जाम का रफ शीट, खत्म। एग्जाम में बस इतना लिखना है एंड देन डन। बट इतना लिखने के लिए पीछे का बैकग्राउंड बहुत सीखना पड़ेगा, लर्निंग फेज बहुत लंबा है, ठीक है, तो वो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। यूजुअली आजकल लोग उल्टा करते हैं, सब दुनिया का हर चीज उन लोगों को 1-2 मिनट में सीखना होता है, ठीक है, फोटोशॉप भी सीख लेना है, फोटोग्राफी भी सीख लेना है, एडिटिंग भी सीख लेना है, डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लेना है, सब 1-2 महीने में सीख लेना है, कम टाइम में। तो 1-2 मिनट में आप कोई भी चीज सीख नहीं पाओगे, ठीक है, 1-2 घंटा में लगाओ, पेशेंस रखो, तब जाके एग्जाम में जाके 1-2 मिनट में सॉल्व करोगे, और 1-2 मिनट में सीखोगे तो एग्जाम में जाके 1 घंटा लगेगा। हाँ, ये बात सही है। अगर ये लोग हमको डायरेक्टली 6:2 दे देते, जैसा लास्ट क्लास के क्वेश्चन में मैंने दे दिया था, ठीक है, वो रेशियो भी अलग था एक्चुअली। लास्ट क्लास के क्वेश्चन में मैंने खुद को मतलब खुद चेंज किया उसको, क्योंकि मुझे लास्ट क्लास में ये एक्सप्लेन नहीं करना था, तो वो अलग था, तो मैंने पहले से उसको बैलेंस करके क्वेश्चन चेंज करके लाया था, ठीक है। तो लास्ट क्लास में ऐसा ही क्वेश्चन था कि मतलब जो भी रेशियो था वो डायरेक्टली ऑलरेडी बैलेंस्ड रेशियो था, बट यहाँ पे हमने खुद के नॉलेज या खुद के मेहनत से इसको बैलेंस किया है। गॉट इट? हाफ मैंने बुझ लिया। थ्री टू वन में 50 को डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। नहीं नहीं, ये कैसे होगा? वो वैल्यू इन दोनों रेशियो में थोड़ी ना स्प्लिट हो रहा है, वो एक ओरिजिनल नंबर है 7:3, उससे मतलब जो भी नंबर था ओरिजिनली, उन दोनों नंबर से 50 अलग अलग से माइनस हो रहा है। हम्म तो होगा क्या इससे? आगे बढ़ो। तो ये 50 से इसका क्या लेना देना है हाफ का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना, वो अगेन मतलब आप रेशियो रेशियो को ही बैलेंस कर रहे हो, 50 से इसका हाफ का कोई लेना देना नहीं है। मतलब यू हैव टेकन 100 एज बेस, तो 100 बेस का मतलब 100 क्यों बेस होगा यहाँ पे? ओके, चलो देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन 1-2 बार हमने बीच बीच में किया, तो ये एक ढंग का मतलब अच्छा क्वेश्चन दिख गया था, तो इसलिए ले लिया इसको। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62, यानी टोटल क्या होगा? एवरेज है ना, दो नंबर्स का एवरेज है, यानी a प्लस बी का एवरेज कितना है? 62 है, तो a प्लस बी कितना होगा? 124, ठीक है, लिखना नहीं था ये, ठीक है। तो जब भी आपको जो भी 2 नंबर देगा तो इंटू 2, 3 नंबर देगा तो इंटू 3, 4 नंबर देगा तो इंटू 4, ठीक है। तो बिकॉज एवरेज का तो मतलब वही होता है, जितने लोगों का टोटल हुआ है डिवाइड भी उतने से ही हुआ है, राइट? ओके, सो द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62, तो दो नंबर्स का एवरेज 62 है, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग डबल कर देंगे तो उसका टोटल आ जाएगा, तो टोटल कितना आ गया? 124। अब क्या बोला है? इफ 16 इज एडेड टू बोथ देयर रेशियो विल बी 5:8। अब मैंने दोनों नंबर्स में 16 16 ऐड किया, यानी मैंने टोटल कितना ऐड किया? 32, ठीक है। मतलब दे आर सेइंग कि ए के साथ भी 16 ऐड किया, बी के साथ भी 16 ऐड किया, तो ओवरऑल टोटल में कितना ऐड हो रहा है?
32। तो पूरा फाइनल टोटल कितना बन रहा है? 156। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी बात ऐसा है, ए न्यू और बी न्यू, इन दोनों का रेशियो कितना है? 5:8। ठीक है, ए और बी का क्या रेशियो था वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट बात यही है कि ए और बी का मुझे टोटल पता था 124, ए के साथ 16 ऐड हुआ, बी के साथ भी 16 ऐड हुआ, तो ओवरऑल कितना ऐड हो रहा है? 32 ऐड हो रहा है। तो फाइनल टोटल कितना बना? 156 बना। तो ये जो फाइनल टोटल है बना, ये किसका है? ये तो ए न्यू प्लस बी न्यू का टोटल है ना, क्योंकि a प्लस 16 ही तो है ए न्यू और b प्लस 16 ही है बी न्यू। ठीक है, ए का जो नया वैल्यू है वो है ए का पुराना वैल्यू प्लस 16, बी का जो नया वैल्यू है वो है बी का पुराना वैल्यू प्लस 16। और इस रेशियो को हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनिशियल रेशियो इज मिसिंग। ठीक है, पहला रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो पुराने क्वेश्चन आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करने के लिए दो रेशियोज होना चाहिए, तभी तो दोनों रेशियोज में कंपेयर करेंगे ना। यहाँ पे दो रेशियोज नहीं है, एक ही रेशियो है। ठीक है, तो दो नंबर्स का टोटल है 156 और दो नंबर्स का रेशियो कितना है? 5:8। ठीक है, तो ए न्यू का वैल्यू है 5 और बी न्यू का वैल्यू है 8, दोनों मिला के कितना हो रहा है? 13, बट एक्चुअली में दोनों मिला के कितना होता है? 156। सो 13 इज इक्विवेलेंट टू 156। तो कैंसिल करेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 12। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया, तो स्मॉलर नंबर कौन निकाल के बताएगा? व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? बताओ। फोर्टी एट कैसे कैसे आ रहा है बताओ? समझा नहीं, पहले मल्टीप्लाई तो करो 5 के साथ। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 12, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 60। ये 60 क्या निकला? ए न्यू निकला, बट आपको ए न्यू निकालने नहीं बोला है, मेंशन नहीं है ना, हमको पुराना वैल्यू निकालना है। तो जो नया वैल्यू है, इतना तो हमको पता है कि नया वैल्यू 16 ज्यादा है, तो आपको 16 पीछे जाना पड़ेगा, यानी ये जो आप 60 निकाल रहे हो, तो 60 से 16 माइनस करके पीछे जाना पड़ेगा ना, तो आंसर तो 44 निकलेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा था मैं बताता हूं आपको। ये पूरा पार्ट एक्स्ट्रा था, ये हमको लिखना ही नहीं था ये वाला पार्ट। ठीक है, आई डोंट थिंक कि ये वाला पार्ट लिख के मतलब करना है, ऑरली नहीं किया जा सकता, बिकॉज दो नंबर का एवरेज 62 दिया हुआ है, डबल करेंगे तो 124 मिल गया। ओके, अब बोल रहा है 16 16 दोनों में ऐड हुआ है, यानी 32 ऐड हुआ है, तो 24 और 32 कितना होता है? 56 होता है। 100 तो है ही साथ में, उसको साइड में रखो, 124 और 32 तो 156। तो मुझे इतना पता चल गया कि जो नया वैल्यू है, ए का नया वैल्यू और बी का नया वैल्यू, इन दोनों का टोटल है 156 और इन दोनों का रेशियो है 5:8। तो ए अगर 5 है, बी अगर आई मीन नया वैल्यू ए अगर 5 है, बी अगर 8 है, तो दोनों मिला के 13 होता है, बट एक्चुअली नहीं है। रियल लाइफ में दोनों मिला के कितना होता है? 156। सो 13 इज इक्विवेलेंट टू 156, 13 से काटोगे तो आएगा 1 इज इक्विवेलेंट टू 12। तो 1 का वैल्यू अगर 12 आ रहा है, तो फिर 5 का वैल्यू कितना होगा? 60 होगा। बट ये जो 60 है ये नया वैल्यू है, हमको पुराना वैल्यू चाहिए। नया वैल्यू कैसे आया था? a प्लस 16 करके आया था ना। ठीक है, तो अब मुझे -16 करना है, क्योंकि मुझे तो पीछे जाना है,
तो 60 माइनस 16 कितना आएगा? 44 आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन में नया कंसेप्ट कुछ नहीं था, ठीक है, बट सही क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो करो ये वाला। दिखने में बहुत हाई फाई है, बट एक लाइन का आंसर है। डिपेंड करता है लास्ट 2 क्लासेस में कितना सीरियसली या कितना अच्छे से माइन्यूटली समझा है एक एक चीज को। कितना आ रहा है? 30, 40 और 2 बचा हुआ है, बोल दो। 50 और 60। क्या है? अच्छा, तुम लोगों को एक चीज समझाया था मैंने, वही एकदम बेसिक्स में जाएंगे कि रेशियो के साथ कभी भी आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो रेशियो चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, मतलब जितना भी रेशियो है। बट कभी भी कुछ भी आप प्लस माइनस नहीं कर सकते रेशियो के साथ। रेशियो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर कभी भी आपको प्लस माइनस करना है और आप चाहते हो कि रेशियो चेंज ना हो, तो आप इस तरीके से अपना प्लस माइनस करो कि वो एग्जिस्टिंग रेशियो के साथ सेम मैच कर जाए। जैसे एग्जांपल ये दोनों नंबर का दिया था, ठीक है, 16 और 24, ठीक है, 2 क्लास पहले देख लेना, 16 और 24 था, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहां पे कुछ ऐड करना है, मान लो, और मैं चाहता हूं कि ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर का रेशियो इसका रेशियो के बराबर ही रहे, तो 16 और 24 का रेशियो क्या है देख लो, 2:3 है कि नहीं? इसको 8 से काटेंगे तो क्या होगा? 2। इसको 3 से 8 से काटेंगे तो क्या आएगा? 3। और मैं फाइनली चाहता हूं कि मेरा रेशियो कितना निकले? 2:3 हो, चेंज ना हो, और मुझे मल्टीप्लाई भी नहीं करना है भाई, मुझे करना तो प्लस है। तो अब ये बहुत सोचने वाला बात हो गया कि मैं ऐसा क्या चीज प्लस कर दूं यहां पे कि अल्टीमेटली ये रेशियो चेंज ही ना हो। तो ऐसा नंबर ही आपको ऐड करना है। सिर्फ 6, 9 तो नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है। 6, 9 इज वन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, जो कि लास्ट टू लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था। तो आपको ऐसा नंबर्स ऐड करना है जो इस रेशियो को मेंटेन करे, क्योंकि 16 और 24 कौन से रेशियो में है? 2:3 के रेशियो में है। 6 और 9 को काटो, 3 से काटो 2 आएगा, 3 से काटो 3 आएगा, 6 और 9 भी इस रेशियो में है। तो अल्टीमेट आंसर क्या बनेगा यहां पे? अब इसको 11 से काटोगे तो क्या आएगा? 2:3 आएगा। अब ये एकदम छोटा सा बेसिक सा चीज हमको यहां पे समझना था कि m है और n है, ये दोनों 3 और 4 के रेशियो में है। m के साथ तो मैं 30 ऐड कर रहा हूं और n के साथ में x ऐड कर रहा हूं, बट ऐड करने के बाद भी रेशियो चेंज ही नहीं हुआ। तो रेशियो चेंज कब नहीं होता है? जब जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ये दोनों ओरिजिनल रेशियो को मेंटेन करते हुए चलते हैं। और रेशियो चेंज कब हो जाता है? जब जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो ओरिजिनल रेशियो को मेंटेन ना करते हुए रैंडम कोई भी नंबर, उसका भी एग्जांपल है आपके कॉपी में, रैंडम कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं हम लोग। तो अगर ओरिजिनल रेशियो
जो था वही फाइनल रेशियो है, यानी जो हमने ऐड किया है वो जरूर ओरिजिनल रेशियो को मेंटेन कर रहा होगा। यानी अगर 30 है तो ये 3 रेशियो के बराबर है, तो यहां पे क्या होगा जो 4 के बराबर होगा? 40। ठीक है, तो देख के मतलब ये पता होता तो इतना लिखते भी नहीं आप। ठीक है, मतलब अगर ये चीज रिकॉल करते बहुत अच्छे से, तो कौन सा चीज कहां पे काम में आएगा यू नेवर नो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो बस रेशियो का एक प्रॉपर्टी ही था, इससे क्या ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो बस ये प्रॉपर्टी नहीं था, इससे ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो स्टार्टिंग में देखने से लगता है अरे एक वेरिएबल ऐड हो रहा है, इसको न जाने कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एक बार पढ़ तो लो पहले, ठीक है, देख तो लो कि क्या बोला है, इसलिए तो अपना रीडिंग स्पीड स्ट्रॉन्ग करना है ना। अर्जुन हैज अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपी नोट। तो अर्जुन के पास पैसा है, कितना पैसा नहीं पता, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए, जितना भी पैसा है वो पैसा किस रूप में है? 50 रुपए के रूप में है, सिर्फ 50 रुपए का नोट ही है उसके पास। तो 50 इंटू 10 नोट्स, 20 नोट्स, 100 नोट्स, ये नहीं पता हमको। ठीक है, he replaces all the 50 rupee notes with 200 rupee notes and the amount with him remains the same। ठीक है, तो जितना पैसा है उसके पास उतना ही पैसा वो किस में बदल देता है? 200 रुपए के नोट में बदल देता है, ना कम ना ज्यादा। जैसे मान लो मेरे पास अगर 400 रुपए हैं, सुनो हाँ सब लोग प्लीज, मेरे पास अगर 400 रुपए हैं, तो 400 रुपए है तो 50 रुपए का कितना नोट होना पड़ेगा? 400 रुपए है तो 50 रुपए का कितना नोट होना पड़ेगा? 8। 5 8 40 होता है ना, तो 50 इंटू 8 नोट्स, 400 रुपीज। अब मैंने किसी दुकान में जाके बोला कि मेरे पास नोट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, मैनेज करने में दिक्कत है, मुझे आप 200 के नोट दे दो। तो अगर 400 रुपए मैं उसको देता हूं तो 200 रुपए का कितना नोट देगा वो? 2 नोट देगा। तो बात यही है कि 50 रुपी का अगर मेरे पास एक्स नोट्स था, मुझे तो नहीं पता कितना नोट था, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने क्या बोला था? एग्जांपल 8 नोट। ठीक है, और इसी पैसे को मैंने बदला, इसी पैसे को इक्वल है पूरा, मैंने 200 रुपए के नोट में बदला, तो 200 रुपए का नोट मुझे कितना मिल रहा है? वाई। मेरे एग्जांपल में ये 8 था और ये कितना था? 2 था। तो 50 इंटू 8 400, 200 इंटू 2 400। बताओ, हाँ 4:1। ठीक है, तो सिंपल है, इसको 151 सब 50, 50 इंटू 4 कितना हो गया? तो ये y को इधर लेके आ जाओ, x बाई वाई, और ये 4 बाई क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो बस यही था यहाँ पे, और कुछ नहीं था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स विथ हिम इनिशियली टू द नंबर ऑफ नोट्स आफ्टर चेंज। ठीक है, इवन आपको कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि टोटल पैसा सेम है, और टोटल पैसा सेम है, और अगर मैं 50 रुपए के बदले 200 रुपए यूज कर रहा हूं, तो 50 रुपए का डिनोमिनेशन क्या है? छोटा है, छोटा है तो मेरे पास ज्यादा होगा, और 200 रुपए का डिनोमिनेशन क्या है? बड़ा डिनोमिनेशन है, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ नोट है वो कम होगा। तो रिलेशनशिप देख लो, ये इसका 4 गुना नहीं है क्या? तो यानी 50 रुपए का नोट 4 होगा, तो 200 रुपए का नोट 1 होगा। ठीक है, तो बस। ठीक है, चलो,
1:2, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। 100 रुपये का कुछ नोट है उसके पास, ठीक है। 100 रुपये का कुछ नोट है, सर्टेन अमाउंट है। शी एक्सचेंजेस हाफ ऑफ द अमाउंट विथ 50 रुपी नोट ऑफ एन इक्वल अमाउंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल नंबर ऑफ नोट। तो ऐसा मान लेते हैं कि उसके पास कितना नोट्स था, उसके पास 2x। x क्यों नहीं मान रहा हूं मैं, x मानने से फिर हाफ हाफ करना पड़ेगा, तो x/2 करना पड़ेगा ना। तो मैंने मान लिया कि उसके पास 2x नोट्स था, ठीक है। तो अलग अलग करते हैं, x नोट्स और ये भी x नोट्स। तो ये x नोट्स तो 100 वाले ही हैं, उसने चेंज नहीं किया। और बाकी आधा, ये जो x नोट्स हैं, उसने इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, अरे यार 50 के साथ। समझ में आ रहा है। 100 रुपए का नोट उसके पास कितना सारा था, 2x था। आधा आधा हुआ, पहले तो उसने स्प्लिट किया ना, आधा आधा किया होगा उसने, आधा आधा किया। एक आधा उसने अपने पॉकेट में रख लिया, उसको एक्सचेंज नहीं करना है। बाकी जो उसके हाथ में रह गया आधा, बाकी उसने दुकान में जाके बोला कि ये लो, जितना भी रुपए है ये लो, 100 रुपए के इतने नोट्स, ठीक है, और मुझे इतने ही इक्विवेलेंट के, मेरा पैसा कम भी नहीं होना चाहिए ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना ही इक्विवेलेंट का मुझे क्या वापस करो, 50 रुपए के नोट्स वापस करो। तो वो जब देगा दुकानदार को, तो दुकानदार उसको डबल नोट्स नहीं वापस करेगा, सोचो, ठीक है, क्योंकि 50 और 100 का क्या रिलेशन है, हाफ और डबल का है। तो अगर मेरे पास जितना भी पैसा हो, मेरे पास 1000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, ठीक है, बट अगर मैं किसी भी इंसान को किसी भी दुकान में जाके 100 रुपए का नोट्स दूंगा, जितना भी नोट्स दूं, मतलब बॉक्स भर के दूं, ट्रंक भर के नोट्स दूं, जितना भी नोट्स दूं, मैं जितना दूंगा उसका डबल मुझे वो रिटर्न नहीं करेगा क्या, पैसा डबल तो थोड़ी ना रिटर्न करेगा भाई, वो नोट्स बोल रहा हूं। तो ये तो चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है, ये तो चेंज नहीं हुआ। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है। तो जब मैंने यहां पे उसको दिया था, ये जब मैंने x नोट्स उसको दिया, और वो जब मुझे 50 रुपए का नोट्स वापस करेगा, तो कितना नोट्स वापस करेगा, ट्वाइस x। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो, ओल्ड इज टू न्यू, ये निकालना है हमको, ठीक है। पहले उसके पास नोट्स कितने थे, एकदम इनिशियली, अभी उसके पास नोट्स कितने हैं, ये तो चेंज नहीं किया उसने, ये x नोट्स उसके पास रह गया, ये उसने अदला बदली कर लिया, चेंज कर लिया, तो यहां से कितना नोट्स आ रहा है, 2x। ये तो चेंज करके 2x मिला, और जो चेंज नहीं किया था उसके पॉकेट में ही रह गया, तो टोटल कितना नोट्स है, 2:3, ठीक है। जिन लोगों ने भी 1:2 बोला, उन्होंने डायरेक्ट चेंज कर दिया, कि पूरा पैसा उठा के चेंज कर दिया। पूरा पैसा उठा के थोड़ी ना चेंज हो रहा है, यहां पे तो बोला ही है कि आधा उसने अपने पास रखा और बाकी आधा चेंज हुआ। तो आधा अपने पास रखा तो x उसके पास रह गया, और बाकी जो x है वो डबल होके आ गया। तो पहले 2x था और अब 3x है उसके पास, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा मतलब x वगैरह नहीं लिख के सिंपल नंबर लिख के करते, अपने विजुअलाइजेशन के लिए आप ऐसा कर सकते हो, उसमें भी आसानी होगा। कि उस इंसान के पास कितने नोट्स है, सिर्फ 2 नोट्स है। उस इंसान के पास कितने नोट्स है, 2 नोट्स है। एक नोट उसने अपने पॉकेट में रख लिया,
और इस एक नोट को, ये जो एक 100 रुपए का नोट है, उसने इसको एक्सचेंज कर दिया किसके साथ? दो नोट के साथ। और ये दो नोट कौन सा डिनोमिनेशन के हैं? ऑब्वियसली 50 रुपए। तो अभी उसके पास कितना नोट्स हो गया? 3। पहले 2 था, अभी 3 है, तो 2:3। ठीक है। तो अगर वेरिएबल वगैरह लिख के, एक्स लिख के अगर दिक्कत हो रहा है, तो आप नॉर्मली एक कोई एग्जांपल ले लो, बट इवन एग्जांपल लेना, मतलब 3 नोट 5 नोट ऐसा मत लेना, 4 नोट ले लो, 6 नोट ले लो, ऐसा करो। अल्टीमेटली कैंसिल आउट होके 2:3 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, प्लीज प्लीज बातें नहीं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में अगेन आपको कुछ नया सीखना है। नया मतलब क्या? बैलेंसिंग तो ऑलरेडी हमने सीख लिया, बट बैलेंसिंग को इस तरीके के मिक्सचर के क्वेश्चन में हमने यूज नहीं किया। बैलेंसिंग करना तो सीख लिया हमने पहले ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मिक्सचर के क्वेश्चन में कैसे यूज होगा और क्या थॉट प्रोसेस चाहिए इसके लिए, क्या आपको दिमाग में सोचना है फिर यूज करना है, तो देख लो। सिंपल सा ही चीज है एकदम। क्या बोला है? कोई भी एक मिक्सचर है, ठीक है, कोई भी एक मिक्सचर है, तो उसमें 180 लीटर का टोटल मिक्सचर है, उसमें ऑरेंज और ग्रेप मिक्स किया गया है। ऑरेंज का जूस और ग्रेप का जूस मिक्स करके कोई एक ओवरऑल एक मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, तो किस 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 रेशियो में ऑरेंज और ग्रेप मिक्स किया गया है? 3:5। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये 3 लीटर है तो ये 5 लीटर डाला गया है, अगर ये 30 लीटर है तो ये 50 लीटर डाला गया है, ऐसा करके। ठीक है, एंड अगर आप लोग रेशियो में स्प्लिट करना चाहते हो, टोटल कितना है? सॉरी, यहां पे टोटल कितना है? 8, विच इज इक्विवेलेंट टू 180। 8 से काटोगे फिर 3 और 5 का वैल्यू, ऐसा करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट जरूरत नहीं है हमको इंडिविजुअली निकालने का। क्वेश्चन में जो बोला है उस पर टारगेट करते हैं कि ऑरेंज और ग्रेप किस रेशियो में है? ये 3:5 में है। अच्छा, what quantity of orange juice should be added to the mixture so that the ratio of orange to grape juice becomes 2:3? क्या ऐड करने बोला है हमको? क्या ऐड करने बोला है? ऑरेंज जूस ऐड करने बोला है। इसका एक हिडन मीनिंग बताओ। ऑरेंज जूस ऐड करने बोला है, इसका एक हिडन इन्फरेंस क्या है? या ओवरऑल तो बढ़ेगा, वो तो समझ में आ रहा है, बाकी और ऑरेंज इंक्रीज हो रहा है और ग्रेप ग्रेप डिक्रीज होगा। रेशियो परसेंटेज ये सब तो चेंज होता ही है, क्योंकि रेशियो परसेंटेज तो 7 वाले पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। ग्रेप का क्वांटिटी में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेप तो ऐड ही नहीं हो रहा है, ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चेंज किस में आ रहा है? ऑरेंज में चेंज आ रहा है, ग्रेप सेम रहना चाहिए। तो ये है ओल्ड रेशियो और ये है फाइनल रेशियो। बट रेशियो देख के ये फील हो रहा है क्या? रेशियो से ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज 3 यूनिट है और ग्रेप 5 यूनिट है। ऑरेंज उल्टा डिक्रीज हो गया, ऐड क्या होगा? डिक्रीज हो गया, ग्रेप भी डिक्रीज हो गया। ये चीज ऐसा क्यों है? बिकॉज ये रेशियो अनबैलेंस्ड है, कंडीशन के साथ अभी मैच नहीं किया गया है इसको। ठीक है, जैसे वो इनकम और एक्सपेंडिचर का दिया था ना एग्जांपल, 7:4 और 1:2। ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, फिर जब हमने बैलेंस किया तब पता चल रहा था। तो बैलेंस करना है, अब क्या लॉजिक से बैलेंस करना है? कौन से लॉजिक से आपको बैलेंस करना है? ये वाला लॉजिक यूज करना है। ऑरेंज जूस ऐड किया गया है, अब इसका हिडन मीनिंग क्या है? यानी ग्रेप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, ग्रेप सेम होना चाहिए। अगर ग्रेप सेम होना चाहिए, आप मुझे बताओ, यहां पे ग्रेप क्या है? 5 यूनिट, यहां पे ग्रेप क्या है? 3 यूनिट।
ठीक है, और ये दोनों अलग अलग रेशियो हैं, अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, बट जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में समझाया था, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ना ही मैं प्लस कर पाऊंगा ना ही माइनस कर पाऊंगा, हमको एक कंडीशन का हेल्प चाहिए होगा, वो कंडीशन मिल चुका है। वो कंडीशन क्या है? ग्रेप कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेप चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ग्रेप चेंज नहीं हो रहा है तो ग्रेप का रेशियो भी चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज रेशियो इज द लाइक इनिशियल फेस ऑफ एनी वैल्यू। उस रेशियो से हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पे जाएंगे, बट रेशियो क्या होता है? प्राइमरी फेस होता है, ठीक है। तो अगर ग्रेप चेंज नहीं होना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, तो ग्रेप का रेशियो क्यों चेंज होना चाहिए? रेशियो भी सेम रहना चाहिए। हमने रेशियो कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना, ठीक है, जब कंबाइन किया था रेशियोज को। तो ये 5 है, ये 3 है। बताओ ऐसा एक नंबर जिसको सेम बनाते हैं हम लोग इन दोनों नंबर्स को। 15। तो 5 को अगर 15 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बट सिर्फ 5 को करने पे नहीं होगा, पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, 3 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, बट सिर्फ 3 को नहीं करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, पूरे रेशियो को करेंगे। अब देखते हैं ऑरेंज और ग्रेप का रेशियो क्या निकल कर आ रहा है। 9:15 एंड ये क्या आ रहा है? 10:15। अब आपको नहीं लगता कि ये वाला रेशियो, नाउ दिस मेक सेंस, और ऑरेंज इंक्रीज भी हो रहा है, देखो ये भी फील होगा आपको। पहले क्या लग रहा था? ऑरेंज डिक्रीज हो रहा है, बट वो लोग बोल रहे हैं कि एडेड। अब देखो फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। ऑरेंज और ग्रेप 9:15 के रेशियो में था, ऑरेंज कुछ ऐड किया गया, देखो कितना यूनिट ऐड हुआ है? ऑरेंज 1 यूनिट। ग्रेप के बारे में कुछ बोला नहीं है, यानी ग्रेप ना ऐड हुआ है ना सब्ट्रैक्ट हुआ है, ग्रेप कांस्टेंट है, तो सही है ना। तो ये वाला रेशियो यूज करके अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन वन मोर एग्जांपल ऑफ रेशियो बैलेंसिंग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? ऐसा गैप बैलेंस करके किया था। यहां पे गैप नहीं बैलेंस किया, यहां पे एक पर्टिकुलर पैरामीटर को पकड़ लिया, क्वेश्चन में यही हिंट था हमारे पास, और उसको बैलेंस करके फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, अब इस पूरे क्वेश्चन में देयर हैज टू बी एन ओरिजिनल वैल्यू, अ रियल लाइफ वैल्यू। इस पूरे क्वेश्चन में एक रियल लाइफ वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। अब बताओ इस पूरे क्वेश्चन में रियल लाइफ वैल्यू कौन सा है? 180 क्या मीन करता है? क्योंकि जो मीन करता है उसी के साथ आप कंपेयर करोगे। इफ यू से, अगर आप में से कोई बोलता है सर 9 इज इक्विवेलेंट टू 180, गलत है भाई। 9 क्या है? ऑरेंज का ओल्ड वैल्यू है, और 180 क्या है? टोटल का ओल्ड वैल्यू है। तो हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो सेम पैरामीटर कंपेयर करेंगे ना, ठीक है। तो आप लोग बताओ, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि 180 कंपेयर तो होगा, कौन से चीज के साथ 180 को कंपेयर करो? पहला क्या क्या चीज? नंबर बताओ। वही तो नंबर पूछ रहा हूं, 24, ठीक है। ये 180 क्या है? ऑरेंज और ग्रेप का पुराना टोटल है, ठीक है। और यहां से देख लो, ऑरेंज और ग्रेप का पुराना टोटल क्या निकलता है? 24। तो 24 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 180। हमको क्या निकालने बोला है? क्या निकालने बोला है? ओ, ऑरेंज कितना ऐड करना है। तो ऑरेंज कितना ऐड हो रहा है देख लो, 1 यूनिट, बस 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो आप। 24 से पूरा तो नहीं जाएगा, 12 से काटते हैं, 12 इंटू 2, 12 इंटू 15, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 15/2, 15/2 कितना होता है? 7.5, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकला 7.5 या 15/2। अब आपको कोई भी कुछ भी पूछता है इस क्वेश्चन में, जब बस आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है? 7.5, या अगर टफ लग रहा है तो 15/2। कोई पूछता है कि ऑरेंज का नया वैल्यू बताओ,
10 इंटू 15/2। कोई पूछता है कि ग्रेप का नया वैल्यू, मतलब ग्रेप तो सेम ही है, ग्रेप का वैल्यू बताओ, 15 इंटू 15/2। कोई आपको ऐसा बोलता है कि इनिशियली, यानी ओल्ड वैल्यू, इनिशियली ग्रेप और ऑरेंज का डिफरेंस बताओ। चलो ये आप लोग बताओगे। इनिशियली ग्रेप और ऑरेंज का डिफरेंस बताओ, कितना है डिफरेंस? 6 इंटू, ठीक है। तो एक बार वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल गया तो फिर आपको जो भी पूछा जाएगा आप आंसर कर सकते हो उसमें, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ये वाला समझ में आ गया। तो मिक्सचर, अभी देखो आज के क्लास में थोड़ा मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है सारा, तो एक एक क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा मतलब झलक देख लो कि ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन ऐसे है। बाद में जाके जब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, मिक्सचर मिक्सचर के क्वेश्चंस अलग से भी करेंगे हम लोग, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो, नाउ दिस क्वेश्चन ऑल्सो डील्स विथ बैलेंसिंग, जो कि अभी अभी हमने सीखा है उस तरीके का बैलेंसिंग जहां पे आपको गैप बैलेंस नहीं करना है, ठीक है, एक पैरामीटर बैलेंस करना है। मैन और वुमेन है, ठीक है। तो मैन और वुमेन किस रेशियो में है? क्या ऐड हुआ? मैन ऐड हुआ, यानी इसका हिडन इंफॉर्मेशन क्या है? वुमेन कांस्टेंट है। तो मैन ऐड होके रेशियो हो गया 11:12। तो अगर मैन ऐड हो रहा है इसका मतलब विमेन अनचेंज्ड है। तो विमेन दिख रहा है क्या अनचेंज्ड है? नहीं, यानी इस विमेन वाले वैल्यू को, आई मीन रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। और इस बार थोड़ा सा कंफर्टेबल वैल्यू है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। और इसको नहीं चाहिए, ठीक है, जस्ट 1 लिख के रख दिया मैंने। समझ में आया कि नहीं बताओ, डाउट होने से पूछो। मैन 5 है, ये फिर 11 है, वुमेन 6 है, फिर 12 है। वुमेन कांस्टेंट है क्योंकि मैन चेंज हो रहा है, तो ये अगर 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 होना चाहिए। तो हम लोग यूजुअली छोटे वैल्यू को चेंज करते हैं, बड़े वाले वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करते। तो मैन और वुमेन क्या आ जाएगा? 10:12। और बाद वाला रेशियो क्या है? 11:12। तो देखो मैन कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10, ठीक है। क्योंकि इस बार जो ओरिजिनल वैल्यू है इस पूरे क्वेश्चन का, लेकिन एक ही ओरिजिनल वैल्यू है, रियल लाइफ वैल्यू क्या है? वो 10। वो 10 क्या है? जो है उससे इक्वेट करना, गलती मत करना, ठीक है। 10 क्या है? ये 10 है क्या? मैन का वैल्यू है ना। मैन का क्या है? ओल्ड है, न्यू है, गैप है? गैप है, कि मैन कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैन यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 10। क्या निकालने बोला है यहाँ पे? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लब, ठीक है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये पुराना वाला ही वैल्यू पूछेगा, इज भी दिया हुआ है, ठीक है, या विल भी बोलने से तो ये वाला यूज करते। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं बताओ? 22 रेशियोज। तो 1 रेशियो का वैल्यू 10 है, तो 22 रेशियोज का वैल्यू क्या होगा? 220, ठीक है।
आई गेस नाउ यू गाइस कैन रिलेट कि हम लोग स्कूल टाइम में कन्वेंशनली कैसे करते थे, जहां से हमने फर्स्ट क्लास शुरू किया था कि लेट द नंबर ऑफ मेन बी 5x एंड द नंबर ऑफ वुमेन बी 6x, ठीक है, ऐसा करके फिर ऐड किया, फिर इक्वेशन बनाया, ठीक है। तो ये सब नहीं करके आप बैलेंस करके बहुत आराम से कर सकते हो, और ये सब तो छोटा छोटा बैलेंस है। ये क्वेश्चन भी नोट्स के लिए ये लिखना पड़ा, अदरवाइज यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये 10 होगा, ये 12 होगा, ये 10 से 11 एक हो गया, एक माने 10 है, तो यहाँ पे 22 हो गया, तो 220 होगा, खत्म है, ठीक है। कुछ डाउट है क्या? हाँ, ओ अच्छा अच्छा, सी मैटर करता है। हाँ, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आपको ओरिजिनल देखना है, अगर विल भी बोला तो नया वाला देखना है। बहुत टाइम ऐसा होता है अगर इफ से शुरू होता है, ठीक है, इफ से शुरू होना मतलब क्या, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर ऐसा होता, इसको हिंदी में अनुवाद करो क्या होगा, अगर मेन 10 बार जाते तो रेशियो 11:12 हो जाता। तो ये सारा चीज एक मतलब हाइपोथेटिकल सिनारियो का बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल ही देखना होता है। और अगर एकदम फिक्स्ड हो रहा होता तब तो वो लोग ऐसे लिखते, द नंबर ऑफ मेन्स आर इंक्रीज बाय 10, ऐसा। चलो ये तो बस प्लस माइनस है, रेशियो का कुछ काम है नहीं यहाँ पे। तो एक एकेडमी में क्रिकेट प्लस हॉकी खेलने वाले लोग कितने हैं? 450। एंड क्रिकेट प्लेयर्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स बाय, यानी क्रिकेट हॉकी से कितना ज्यादा है? क्या आप लोगों को याद है कि ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना था, कैसे हॉकी क्रिकेट का वैल्यू निकालना है और कैसे हॉकी का वैल्यू निकालना है? याद है क्या बताया था, बताओ। हाँ मतलब चलो स्मॉलर तो हॉकी हो गया, हाँ बताओ। अभी अगर मुझे क्रिकेट का वैल्यू चाहिए तो कैसे इन वैल्यूज को यूज करेंगे? ऐड करके फिर 2, ठीक है। अगर बड़ा वैल्यू निकालना है तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, अगर छोटा वैल्यू निकालना है तो दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अभी आप लोग एक चीज करो, देखो यहाँ पे हम लोग को अल्टीमेटली क्या बोला है, रेशियो निकालना है। तो बहुत लोग शायद शायद ऐसा सोच रहे हो कि आप लोग ऐड करोगे फिर डिवाइडेड बाय 2 करोगे क्रिकेट निकालोगे, माइनस करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ये सब तो पुराना क्लासेस में ही बताया था। डिवाइडेड बाय 2 करोगे फिर हॉकी निकालोगे, फिर क्रिकेट और हॉकी का रेशियो निकालोगे, ठीक है। तो वो मेहनत, वो डबल कैलकुलेशन नहीं चाहिए। क्रिकेट इज टू हॉकी तो पूछा है ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं ना, क्रिकेट क्या है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी 570 बाई 2। हॉकी क्या है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, यानी 330 बाई 2। सो यू डोंट नीड टू परफॉर्म द रियल कैलकुलेशन, यहीं पे काटाकुटी कर दो, यहीं पे जो भी कैंसिल आउट होता है वो कर दो। 570 को फिर 2 से डिवाइड करोगे, सोचोगे 250 आएगा, फिर 35 आएगा, 285 होगा, ठीक है। तो वो सोचने का जरूरत नहीं है ना, अल्टीमेटली तो रेशियो निकालना है। अगर समझते कि वैल्यू निकालना है या वैल्यू से कुछ कनेक्शन में कुछ ना कुछ पूछा है तो हम लोग रियल कैलकुलेशन करते, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखते देखते थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड या मतलब यूज करना पड़ेगा। सारा चीज देखो बुक्स में नहीं लिखा रहेगा या किसी पीडीएफ में नहीं लिखा रहेगा। आ रहा है 19:11, ठीक है। सारा चीज मतलब क्लास में भी मैं नहीं बता सकता, कब कोई चीज दिमाग में आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। अगर 3 से मैंने काटा तो 11 आएगा, और 19 का टेबल 19 इंटू 3, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, 19:11। ये क्वेश्चन एज सच कुछ सिखाने के लिए नहीं था, ये तो मतलब ये चीज तो पहले ही परसेंटेज में ही किसी क्लास में शायद किसी एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। ये बस इसीलिए था कि ऐसा छोटा छोटा चीज आप लोग अपने माइंड में रखो
कि यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं निकाल के डायरेक्ट रेशियो में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। अगेन यहां पे अगर ऐसा भी बोलता कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रिकेट टू दैट ऑफ हॉकी, तो परसेंटेज ऑफ क्रिकेट टू दैट ऑफ हॉकी, तो ये भी ऐसा निकालते 570/2 डिवाइडेड बाई किसके साथ कंपेयर करने बोला है, हॉकी के साथ, डिवाइडेड बाई 330/2 इंटू में 100, फिर वहां पे 2 2 कैंसिल होता, 0 0 कैंसिल होता, 19/11 आता, 19/11 इंटू 100 आता, ठीक है, ऐसा करके कुछ आता। तो फाइनल वैल्यू अगर आपका रेशियो है, फाइनल वैल्यू अगर आपका परसेंटेज है, तो बीच का देख देख के, ठीक है, बीच का देख देख के थोड़ा ऑब्जर्व करके रियल कैलकुलेशन स्किप कर सकते हो आप। चलो करो जल्दी। एम और डब्ल्यू लिखो फटाफट, 150 और 60 लिखो, ठीक है। कितना आ रहा है, 15 30 150 30, फिर इसमें डिवाइड मतलब एक ही तो रेशियो है ना, इसमें क्या करोगे, हाँ ऐसे लिख के करो, ऐसे लिख के करो तो बेटर है। 150 और 60 लिखो, फिर जो ऐड हो रहा है, जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाओ, 150 के नीचे 30 लिखो, जो ऐड नहीं हो रहा है मतलब जो दिया नहीं हुआ है उसके नीचे x लिखो, किया है क्या ऐसा, हाँ, फिर 2:1 का रेशियो बनेगा, मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना है 150, वाटर कितना है 60, मिल्क कितना ऐड हो रहा है भाई 30, कितना बन गया 180, वाटर कितना ऐड हो रहा है x, कितना बन गया। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो फाइनल रेशियो कितना आ रहा है 2:1 आ रहा है। अब आप कंपेयर करो ना, दिमाग में आ रहा है आपके, कुछ समझ में आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है, 180 से क्या, 180 को मैंने किससे काटा होगा कि यहां पे 2 आ गया 90 से ना, तो कंपेयर करो, 2 के जगह में 180 लिखा हुआ है, यानी ये कैसे आ सकता है इंटू 90, 2 इज इक्विवेलेंट टू, समझ में आ रहा है ना, अगर मैं ऐसा लिखूं 40 इज टू समथिंग, और जो कि है 4:5, ठीक है, या 4 यहां पे 8 लेते हैं, ठीक है, तो 40 समथिंग इज इक्वल टू 8:5, यानी 40 को मैंने किससे काटा होगा कि यहां पे 8 आ रहा है, 5 से काटा होगा, यानी 8 इज इक्विवेलेंट टू 40, यानी किससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5 से, तो यहां पे भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तब जाके आपको ये मिलेगा कितना 25। तो बात वही है कि 180 है और यहाँ पे ये 180 था, अचानक से ये 2 हो गया, 180 था अचानक से 2 हो गया, तो 180 से 2 ये कैसे बन गया, या 2 से 180 कैसे बन सकता है, इंटू 90 करोगे तो इधर 90 कर रहे हो तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 90, 1 इंटू 90 कितना होगा भाई 90 होगा। तो अगर 60 प्लस x का वैल्यू 90 होता है तो x के जगह पे क्या बैठाना पड़ेगा 30। देख लो क्या समझ में नहीं आया, कोई कंपैरिजन समझ में नहीं आया तो पूछो।
क्लियर है? हो गया आप लोगों का डिस्कशन, इसीलिए रुका हुआ था कि कुछ अगर डाउट आएगा तो। ठीक है, कुछ डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट। हमने क्वेश्चन 1 में जो किया था ना, वही एग्जैक्ट डिट्टो चीज हमको क्वेश्चन नंबर 10 में करना है। बट क्वेश्चन 1 का प्रेजेंटेशन ऐसा था कि आपको देख के थोड़ा सा एक हेड में आपको थोड़ा लाइट फील हुआ, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। बट क्वेश्चन 10 का प्रेजेंटेशन ऐसा है, देख के डरावना लग रहा है, बट जब आप लिखोगे यू विल सी कि एग्जैक्टली सेम ही चीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाते हैं, तो इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो कैसा था क्वेश्चन नंबर 1? 2 नंबर्स छोड़ो, बस आप एकदम कोर प्रेजेंटेशन मतलब कोर मीनिंग देखो इसका। क्या था? एक रेशियो था हमारे पास, वो रेशियो कितना मतलब दोनों पार्ट कितना माइनस हो गया, माइनस हो प्लस हो जो भी हो, 50-50 का चेंज आ गया, दोनों में चेंज आ गया, लेट्स से चेंज, नॉट प्लस माइनस, चेंज आ गया। और फिर रेशियो बदल गया, जो रेशियो बदला वो बैलेंस नहीं था, तो हमने क्या किया, बहुत मेहनत से, ठीक है, इसको बैलेंस किया। फिर देखा कि हाँ मतलब चेंज सेम है, तो सेम चेंज आ रहा है, तो उसको उसके साथ इक्वेट कर दिया। ये किया हमने, मुद्दे का बात तो यही था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको यही करना है, एग्जैक्टली सेम चीज करना है, बट इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एक कंपनी है जहां पे बहुत सारे टेम्पररी और परमानेंट लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज हैं, और इनका रेशियो क्या है, टेम्पररी और परमानेंट, क्या रेशियो है, 6:5, ओके, सॉरी 6:11, ओके। लेटर 120 एम्प्लॉइज वर हायर्ड, और 120 लोग हायर किए गए। कौन से वाले नहीं बोला है, 120 एम्प्लॉइज वर हायर्ड, ओके, विथ हाफ ऑफ देम बीइंग टेम्पररी, तो आधे टेम्पररी हैं, यानी 120 में से 60 टेम्पररी है, तो बाकी 60, यानी अगेन सेम चेंज आ रहा है दोनों में, बस क्वेश्चन नंबर 1 में माइनस हो रहा था 50, यहां पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या प्लस हो रहा है, 60 प्लस हो रहा है, समझ में आ रहा है? 120 टोटल इस कंपनी में आके घुस रहा है, और 120 में से आधा टेम्पररी है, तो बाकी आधा परमानेंट है, यानी इन दोनों नंबर्स के साथ 60 ऐड हो रहा है, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, होने दो। ओके, मेकिंग द रेशियो ऑफ टेम्पररी टू परमानेंट एम्प्लॉइज इक्वल टू 3:, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग गैप तो सेम होना चाहिए भाई, क्योंकि टेम्पररी भी 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा हो रहा है, और परमानेंट भी 60 ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो टेम्पररी पहले कितना था, 6, अभी कितना हो गया, 3, ज्यादा तो दूर का बात, ये तो उल्टा घट गया। गैप तो बैलेंस बाद में करेंगे, ये तो उल्टा ही मीनिंग शो कर रहा है। चलो उस उल्टे मीनिंग को भी हम लोग अगर मतलब एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज करते हुए चलते हैं, गैप भी तो बैलेंस नहीं है, यहां पे 3 का गैप है, यहां पे 6 का गैप है, ठीक है। तो अभी हमको गैप इसका बैलेंस करना है। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि ये पहले 6 था और ये 3 हो गया, जो कि इस क्वेश्चन के साथ तो फिट बैठ ही नहीं रहे। क्वेश्चन में बोल रहा है लोग आ रहे हैं तो लोग इंक्रीज हो रहे हैं, रेशियो में लग रहा है लोग जा रहे हैं, लोग डिक्रीज हो रहे हैं। यहां पे भी देखो परमानेंट पहले कितने थे, 11, अब कितने हो गए, 5, ये भी लग रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो पूरा मतलब जो रेशियो है वो एकदम अलाइनमेंट में है ही नहीं क्वेश्चन के साथ। तो हमको क्या करना है, यहां पे गैप चेक कर लेना है, ये गैप क्या है, 3 है, और ये गैप क्या है, 6 है। बट मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और हमको डिफरेंट रेशियोज का गैप चेंज करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसी रेशियो के अंदर पहले गैप बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर गैप अपने घर पे बैलेंस हो गया
अपने आप में उसी रेशियो में बैलेंस हो गया, तो पड़ोसी वाले रेशियो के साथ भी गैप ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। तो 6:11 एंड 3:5। तो पहले अपने आप में आपस में गैप बैलेंस करो। यहां पे कितना गैप है भाई? 5। यहां पे कितना गैप है? 2। अब ये दोनों गैप आप बैलेंस कर लो, देखना ये दोनों गैप बैलेंस भी हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब रेशियो क्वेश्चन के अलाइनमेंट में भी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द मैजिक। ये होता ही है मैथमेटिक्स में, ये होगा ही किसी भी रेशियो में, इसलिए मैंने आपको वो प्रूफ भी दिखाया। अगर आपको वो दो अलग अलग रेशियो में गैप बैलेंस करना है तो उसी रेशियो के विद इन आप गैप बैलेंस कर लो, अपने आप वो वाला हो जाएगा। चलो बताओ क्या मल्टीप्लाई करना है? 5 और 2 में कॉमन नंबर क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो सिर्फ ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, हर एक पार्ट होगा। ओके, और यहां पे क्या होगा? ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 5 के साथ। तो यहां पे भी हर एक पार्ट होगा। अब देखो ये रेशियो क्या बनता है, क्या बनेगा ये रेशियो? 12। वेरी गुड। फिर 22 और नया रेशियो 15:25। अब देखो, हाँ, टेम्परेरी स्टाफ इंक्रीज हुआ कि नहीं? कितना इंक्रीज हुआ? 3 यूनिट। परमानेंट स्टाफ भी इंक्रीज हुआ कि नहीं? 3 यूनिट। और हमको पता था दोनों सेम सेम होगा। इंक्रीज हो रहा है, यहां पे तो डिक्रीज हो रहा था भाई। ठीक है, पूरा क्वेश्चन का ही मीनिंग बदल गया था यहां पे। अब क्वेश्चन का मीनिंग भी इंटैक्ट है, और जो उन्होंने बोला था कि सेम सेम ऐड होगा वो भी रेशियो से पता चल रहा है। तो यानी 3 ऐड हो रहा है, और इस 3 का वैल्यू कितना है? 60 है। तो 3 का वैल्यू 60 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 20 होगा। हमको क्या बोला है निकालने? व्हाट वाज द नंबर ऑफ फाइनल एम्प्लॉइज? फाइनल अब यहां पे मेंशन्ड है, तो फाइनल एम्प्लॉइज कितना है बताओ? टेम्परेरी स्टाफ कितना है? 15। परमानेंट कितना है? 25। तो फाइनल एम्प्लॉइज कितना है? 40 है। ठीक है, तो 40 इंटू 20। समझा नहीं क्या? क्योंकि 120 देखो, टेम्परेरी स्टाफ कितना इंक्रीज हुआ? 3। एक बार थोड़ा मतलब बात कर सकते हो थोड़ा देर। टेम्परेरी स्टाफ कितना इंक्रीज हुआ? 3। और परमानेंट स्टाफ कितना इंक्रीज हुआ? 3। तो टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है? 6 का वैल्यू 120 है ना। यहां पे तो ऐसा बोला है ना कि लेटर 120 एम्प्लॉइज वर हायर्ड, बाद में जाके 120 एम्प्लॉइज को हायर किया गया, विथ हाफ ऑफ देम बीइंग टेम्पररी। यानी 120 नए लोगों को मैंने हायर किया, उनमें से हाफ क्या है, यानी 60 क्या है? टेम्पररी है। तो बाकी का 60 क्या है? परमानेंट है। तो 3 का वैल्यू 60 होगा। अगर आप 120 के साथ इक्वेट करना चाहते हो तो टोटल 6 को करो इक्वेट। 6 is equivalent to 120 and 3 is equivalent to 60, ऐसा होगा। अब देखो ये भी बात है कि क्योंकि ये वाला बैलेंसिंग वाला चीज मुझे सिखाना है आप लोगों को, इसलिए मैंने इंटेंशनली आज के क्लास में थोड़े मल्टीपल्स इस तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं जहां पे बार बार ऐसा सिचुएशन आएगा एंड यू नीड टू बैलेंस। बट अगेन आप अगर एग्जाम में हो, ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन आता है, सो क्या आपको ये वाला क्वेश्चन बैलेंस करके ये थोड़ा सा फील हुआ कि इसको बैलेंस नहीं करके, मतलब रेशियो से सॉल्व नहीं करके क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करते तो थोड़ा जल्दी हो जाता? क्योंकि सी अगर
आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, आप यहीं पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 6:11 है, 3:5 है, तो यहाँ पे तो 5 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, ठीक है, आप कर पा रहे हो, बट स्टिल आई फील कि थोड़ा सा लिखना होता है इसमें। एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस करो, बैलेंस करके नया रेशियो बनाओ, फिर चेंज को इक्वेट करो, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाला चीज नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, क्या है पहले रेशियो 6:11, फिर बाद वाला रेशियो क्या है 3:5, और ये कितना कितना चेंज आ रहा है, इधर भी 60 है, इधर भी 60 है। कैसे करते हैं इसको, पहले ऊपर ऊपर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो 5 × 6 30 और इधर 33, तो गैप कितना आ गया 3 का, ये इधर 60, ये इधर 60, तो 300 और 180, गैप कितना आ गया 120 का, तो 3 का वैल्यू कितना निकल रहा है 40 निकल रहा है, ठीक है, 3 का वैल्यू 40 है। और मैंने क्या बोला था, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, या उसका लूप होल भी बोल सकते हो आप, कि हमेशा ये वाला वैल्यू आपको कहां जाके ऐड करना है, मतलब कहां पे अप्लाई करना है, इनिशियल रेशियो में, कभी भी फाइनल वाले में नहीं करना है आपको, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना आया 40 आया ना, उसको हमेशा इनिशियल वाले में अप्लाई करना है, कभी भी फाइनल में अप्लाई नहीं करना है, ओके। तो अब यहां पे देखो टोटल स्टाफ कितना आ रहा है, टोटल स्टाफ कितना है 17, 1 का वैल्यू अगर 40 है तो 17 का वैल्यू कितना होगा 680, तो ये तो पुराना टोटल निकला ना, क्योंकि मैंने तो पुराने वैल्यू में बिठाया। अब आप बोलोगे तो फिर सर नए वैल्यू में क्यों नहीं बिठाया, भाई नया रेशियो बैलेंस नहीं है, इसका इक्वेशन लिखते तो ऐसे नहीं लिखते क्या हम लोग, इक्वेशन लिखते तो ऐसे नहीं लिखते क्या, तो x का वैल्यू इसके साथ बैठाते हैं कि इसके साथ बैठाते हैं, इसके साथ ना, तो ये तो x का ही वैल्यू निकला ना, तो 1 का वैल्यू अगर 40 निकला तो नीचे वाले में थोड़ी ना बैठाना है, हमेशा ऊपर वाले में बैठाना है, बैठा के इनिशियल वैल्यू निकाल के फिर आपको नए वाले में जाना है, ठीक है। तो आप देख लो पहले कितने स्टाफ थे 680, अभी नए कितने आए 120, 680 प्लस 120 कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो जस्ट ये मुझे सडनली फील हुआ ये इतना करने के बाद कि समवेयर आई फेल्ट कि ये करने पे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्टेबल था। तो दिस यू नीड टू डिसाइड, ठीक है। आज मैं इंटेंशनली बैलेंसिंग करवा रहा हूं क्योंकि बैलेंसिंग सिखाना है। आज के क्लास में और भी क्वेश्चंस थे, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप लोग इससे ट्राई करना, ठीक है। खत्म नहीं हुआ है, हाँ, बैग बैग मत लो, और 6 क्वेश्चंस है। If the square of the sum of two numbers is 4 times their product, what is the ratio of these numbers? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। लिख पा रहे हो क्या, इक्वेशन लिख पा रहे हो, कैन यू फ्रेम द इक्वेशन, इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, इसका मतलब बताओ तो कोई, क्या समझ में नहीं आया, अच्छा तुम्हारा क्या है, अच्छा दो लोगों ने दो अलग अलग आंसर बताया,
एक का ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, ठीक है, और एक का ऐसा है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अब पब्लिक ओपिनियन बताओ, #1 या 2? हाँ ठीक है, कौन सा होगा? 2 होगा, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। किसका स्क्वायर निकालना है? सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी पहले आपको सम करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्वायर कैसे निकालोगे, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ab। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस साइड आएगा, -4ab इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर का। अगर किसी चीज का स्क्वायर 0 होता है, यानी वो चीज खुद भी 0 है ना। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 है, यानी वो a माइनस बी भी तो 0 होना पड़ेगा। a इक्वल टू बी है, तो 1:1 आएगा आंसर। दोनों नंबर इक्वल है तो दोनों में रेशियो क्या आएगा? 1:1, ठीक है। ये था। चलो नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मनी विथ अनुज, सागर एंड मोहित इज 3:5:6। आफ्टर each one of them gets rupees 80 more, if the ratio of the amount with Anuj and Mohit will be, then होना चाहिए ना, will be 11:20, what will be the amount with Sagar? वही सेम घिसा पिटा चीज, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं। जो आपके पास एक रेशियो है, फिर एक नया रेशियो है। क्वेश्चन में क्या बोला है? हर एक इंसान को कितना रुपीस करके मिला है? 80। तो ये यानी हर एक को इक्वल मिला है, तो हर एक को अगर इक्वल मिला है, ये चीज उनके रेशियो से भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उनके रेशियो में भी क्या होना चाहिए? सेम गैप होना चाहिए, ठीक है। तो ASM 3:5:6। बाद में क्या है रेशियो अनुज और मोहित का? तो हर एक का गैप सेम होना चाहिए, क्योंकि हर एक के साथ कितना ऐड हुआ है भाई? 80 गैप, 80 ऐड हुआ है। तो बहुत बार बताया, इस बार 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 नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इस बार डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये वर्टिकली वाला गैप, ये वाला गैप अगर मुझे चेंज करना है, आई मीन सेम करना है, ये वाला गैप डिफरेंट रेशियोज में अगर मुझे गैप सेम करना है, तो क्या करना पड़ता है? पहले सेम रेशियो में, विद इन दैट रेशियो, उसी रेशियो में गैप सेम करना होता है। तो यहां पे क्या गैप है? 3 का। यहां पे क्या गैप है? 9 का। तो क्या करें बताओ? ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यहां पे ये ×3 हो जाएगा, यहां पे ×3 होगा, तो हर एक के साथ ×3 ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो
इतना बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, आप एक बार में लिख दो ना इसको, 9, 15, 18 खत्म। एग्जाम में तो ऐसा लिखोगे। मुझे तो आप लोगों को बात के लिए नोट्स देना है तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो ए, एस और एम, तो क्या क्या हो गया, सॉरी, 9:15:18, और बाद में कितना है, 11:x:20। तो हर एक को 80 रुपीस मिल रहा है। तो हर एक का पैसा अगर सेम क्वांटिटी या सेम अमाउंट से बढ़ गया तो सबका रेशियो भी तो सेम बढ़ना चाहिए। 9 से 11 कितना इंक्रीज है, 2। 18 से 20 कितना इंक्रीज है, 2। तो ये भी क्या होना चाहिए, 2। यानी इस x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट विल बी द अमाउंट विथ सागर, ठीक है। अब देखो हर एक का वैल्यू कितने रुपए से बढ़ गया, 80 से, बट यहां पे रेशियो में क्या लग रहा है, कितने रुपए से बढ़ गया, 2 से, ठीक है। तो 2 का वैल्यू अगर ₹80 है तो सागर का निकालना है 680। 15 इंटू 80 तो है नहीं, चलो यही होगा, विथ अभी बोला है ना, तो कितना हो जाएगा, ₹680। 2 का वैल्यू 80 है, मतलब 1 का वैल्यू क्या है, 40। तो 17 का वैल्यू क्या होगा, 17 इंटू 40, 17 4 जा 68। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का हाफ सेंचुरी हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देखना कि किस चीज का रेशियो निकालना है, उसके बाद निकालना, ठीक है। ऑरेली बताओ ना, ऑरेली बताओ। अर्जुन के पास 1500 रुपए है, बट सारे 50 रुपए के नोट है, तो कितने नोट होने चाहिए 50 रुपए के, 300। सिर्फ पैसा ही चाहिए तुम्हें, सो 30 होगा, ठीक है। मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा डिवाइड भी कर सकते हो कि 1500 रुपए है और 50-50 का है नोट, तो काटने पे कितना आएगा, 30, ठीक है। बट इतना नहीं चाहिए, दिस दिस कैन बी सिंपली डन ऑरेली, ठीक है। तो 1500 रुपीज 50 50 50 50 50 50 करके कितना नोट होना पड़ेगा, अर्जुन और वरुण, तो अर्जुन के पास 30 नोट होना पड़ेगा। और 100 रुपी करके है 2400, ये तो बहुत इजी है, तो कितना नोट होना पड़ेगा, 24 नोट्स। 24 इंटू 100 ही क्या होगा, 2400, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है ना, नन ऑफ दिस। 6 से काटेंगे 5, 6 से काटेंगे 4। ठीक है, तो ध्यान देना कि किसका रेशियो निकालने बोला है, उनके अमाउंट का रेशियो निकालने बोला है, उनके पास कितना नोट्स है वो निकालने बोला है, ठीक है। तो क्या निकालने बोला है, फाइनल आंसर, फाइनल क्वेश्चन ध्यान देके फिर लिखना। कितना बताओ कैसे, बताओ कैसे,
अच्छा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, तो एक्स और वाई मान लेते हैं। तो सिया के पास 200 का कितना नोट है, 200 एक्स नोट है, तो उसके पास टोटल पैसा कितना हो गया, 200 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 200 का 10 नोट है, यानी मेरे पास 2000 रुपए है, 200 इंटू 10। और पिया के पास कितना है, 200 इंटू वाई। तो सिया के पास इतना पैसा है 200 एक्स, पिया के पास है 200 वाई। और इन दोनों के पास जितना भी पैसा है, अमाउंट, नॉट नोट्स, अमाउंट, इन दोनों के पास ये जो जितना भी पैसा है, इस पैसे का रेशियो कितना है, यानी एक्स और वाई का रेशियो क्या है, 11:13। फिर आगे क्या, हाँ तो डिफरेंस, हाँ तो और कहां एक्स वाई बताओ तो पहले। डिफरेंस तो इनका 2 है, बट ये रेशियो में है ना ये सब, तो कुछ होगा ना, 2 इज इक्विवेलेंट टू समथिंग, 11 इज इक्विवेलेंट टू समथिंग, क्या ओरिजिनल कुछ एक वैल्यू तो चाहिए कि नहीं। ये तो रेशियो निकला कि इसके पास अगर एक्स नोट्स है, इसके पास अगर वाई नोट्स है, एक्स और वाई का रेशियो होगा 11:13। एक्चुअल वैल्यू क्या होगा 11:13, ये तो भाई 22/26 भी हो सकता है, ये तो 110/130 भी हो सकता है। तो आप कौन सा चूज करोगे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, एंड सो ऑन, बहुत सारा बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, एक पर्टिकुलर रियल लाइफ वैल्यू मिसिंग है, जिसके साथ मुझे कंपेयर करना था। अभी अगर ऐसा बोल देता कि सिया के पास 33 नोट्स है, ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते कि 11 इज इक्विवेलेंट टू 33, यानी इंटू 3, तो 13 इज इक्विवेलेंट टू 39। तो 33 और 39 में डिफरेंस ऑफ नोट्स कितना होता, 6 होता। और अमाउंट पूछा है तो 6 नोट का डिफरेंस होता, और 6 नोट 200 करके कितना होता आंसर, 1200 होता। ठीक है, फिर मार्क करते, बट ये वैल्यू नहीं है ना, ऐसा कुछ वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन इसी रेशियो में आके ही अटक गया, इसको आप फिर कंपैरिजन करने का कुछ है नहीं हमारे पास। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान दो, क्वेश्चंस को पहचान के रखो, कहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, कहां पे नहीं आएगा। ठीक है, ऑल्दो मैंने उसमें दिया था, उसमें किसी ने बोला नहीं, मतलब दैट वाज अ ट्रैप, वो जो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, उसमें मैंने कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया था, बट वो किसी ने बोला नहीं, मुझे लगा कि कोई शायद बोलेगा क्लास में, तो इसलिए मैंने दिया था। ये तो सीधा मल्टीप्लाई करो और बोल दो, टोटल पैसा बताना है इनके पास कितना है। अमाउंट, हाँ नोट्स का रेशियो नहीं, अमाउंट का। तो 12 नोट है कितने का, 500 का, उसके पास कितना पैसा हो गया, 6000। ठीक है, बट इसको कैलकुलेट मत करो, मतलब अभी तो इजी वैल्यू है तो 6000 बोल दिया, बट कैलकुलेट क्यों करना है, रेशियो निकाल रहे हो ना, ऐसा रखो उसको। और 30 नोट है कितने का, 20 का, 0 और 0, 3 और 2 कितना हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे उनके पैसे का रेशियो निकालना था, देख देख लो एक बार खुद से करके, एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ के देख लो।
ठीक है, क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ तो फाइनल क्वेश्चन तो रेशियो है ना, ये भी तो आप समझो। देखो कुछ लोग प्रोबेबली कैन नॉट बी डिटरमाइन सोच रहे हो, ठीक है, बट कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब देखो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, बट यूजुअली ऑन एन एवरेज कैन नॉट बी डिटरमाइन कब होता है, जब आपके पास रेशियो है, परसेंटेज है, एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड अ वैल्यू, एक वैल्यू निकालने बोला है, बट क्वेश्चन में कोई वैल्यू वाला हेल्प, वैल्यू वाला हिंट आपके पास है ही नहीं। यहां पे फाइनल आंसर वैल्यू निकालने बोला है कि रेशियो निकालने बोला है? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर रेशियो निकालने बोला है। तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा। सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखो होने से हो सकता है, बट पहले से मत बताओ। कितना आ रहा है? 6:5? नहीं, 6 तक कैसे पहुंचे? हाँ हाँ, तो फिर 5 को क्यों नहीं चेंज किया? पहले कैसे 5 हुआ? पहले 5 था तो हाफ देने के बाद भी 5 ही है। वही तो मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो कि ए ने अपना हाफ दे दिया, तो ए ने अपना हाफ किसको दिया? बी को दिया, यानी बी के पास 5 तो था नहीं होगा, बी के पास कम होगा। तो अब सोच लो बी के पास कितना था। यू आर गोइंग इन द राइट ट्रैक। बस ये सोच लो ना कि ए के पास अगर डबल था तो ए ने 3 दिया था, और 3 देने के बाद वो 5 हुआ ना, तो पहले कितना था फिर? 6:8 कैसे होगा? 5 से कम नहीं होगा क्या? 3 का हेल्प लिया उसने, तब जाके वो 5 बना। 6:2, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, हाँ यहां पे सबसे पहले एक चीज समझ लो कि हमको बोला है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ अमाउंट, अमाउंट का रेशियो पूछा है, बट उन्होंने किस चीज का रेशियो दिया है? उन्होंने किस चीज का रेशियो दिया है? नोट्स का रेशियो दिया है। तो क्या ये दोनों रेशियो सेम होगा? नोट्स का रेशियो और अमाउंट का रेशियो क्या यूजुअली सेम होता है? नहीं होता है, बट एक ही सिचुएशन पे सेम होगा, अगर डिनोमिनेशन सेम हो। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि नोट्स का रेशियो और अमाउंट का रेशियो कभी भी सेम नहीं हो सकता, बट ये चीज सेम होगा ओनली व्हेन द डिनोमिनेशन इज सेम। जैसे मान लो एक एग्जांपल है कि ए और बी, तो ए के पास 50 रुपीज का 10 नोट है, ठीक है। ए के पास 50 रुपीज का 10 नोट है, तो कितना पैसा हो गया? 500। और बी के पास 50 रुपीज का 20 नोट है, तो कितना पैसा हो गया? 1000। अब मैं जो रेशियो निकाल रहा हूं वो किसका रेशियो निकाल रहा हूं? अमाउंट का। तो देखो तो रेशियो कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है। अच्छा फिर से निकालते हैं। अच्छा अब इस बार मैं नोट्स का रेशियो निकाल रहा हूं। मैंने क्या बोला था? ए के पास 50 रुपीज का कितना नोट है? 10। और बी के पास 50 रुपीज का कितना नोट्स है? 20। तो रेशियो कितना आ रहा है? तो नोट्स का रेशियो और अमाउंट का रेशियो तो सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि इस पूरे में मैंने जो डिनोमिनेशन यूज किया है दैट इज व्हाट? ₹50। अगर ए और बी के पास दोनों के पास ही 50-50 रुपए का नोट है, तो फिर ये 50 मैटर नहीं करता। अमाउंट का रेशियो बोलो, नोट्स का रेशियो बोलो, सब कुछ डिपेंड करता है नंबर ऑफ नोट्स पे, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है नंबर ऑफ नोट्स पे, क्योंकि देखो 50 × 10
इज टू 50 इंटू 20, ये तो आप लिखोगे ही। आप नंबर ऑफ नोट्स चेंज करो तो इसको 100 कर दो, इसको 200 कर दो, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये 50 तो हमेशा कट जाना है। रेशियो निकालते टाइम इस 50 का कोई यूज ही नहीं है। द मेन रोल विल बी प्लेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स का जो रेशियो होगा अमाउंट का भी वही रेशियो होगा, बट ये ओनली व्हेन, ये सिर्फ तब होगा जब डिनोमिनेशन दोनों इंसान के पास सेम रहेगा। अब इसके पास है 50 रुपए का नोट, इसके पास है भाई 200 रुपए का नोट, तब तो फिर कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ओके तो अब देखो यहां पे क्या बोला है, ए एंड बी हैव सम सर्टेन अमाउंट इन द सेम डिनोमिनेशन। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन का, ये नहीं होता तो फिर यहां पे प्रॉब्लम था। ठीक है, when A gives half of his money to B, the ratio of the amount of notes, the ratio of the number of notes with them will become 3:5. What is the ratio of amount? तो अमाउंट हो नोट्स हो, नोट्स का रेशियो ही अमाउंट का रेशियो है, अमाउंट का रेशियो ही नोट्स का रेशियो है, दोनों सेम है। ठीक है, तो कुछ भी ले लेते हैं, अमाउंट ही ले लेते हैं, चलो इसको ऐसा काट ही दो, आप काट के अमाउंट ही लिख दो, सब सेम है। ठीक है, ओके तो ए और बी के पास पहले से कुछ अमाउंट था, उसके बाद ए ने क्या किया, ए गिव्स हाफ ऑफ हिज मनी, मनी यानी अमाउंट, अपना आधा पैसा उसने बी को दे दिया। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करके ये इस तरफ चला गया, समझ में आया? उसके बाद यहां पे कितना बन रहा है, 3:5 बन रहा है। अब एक चीज समझो, ए और बी के पास जितना भी पैसा था वो उन्हीं में आपस में घूम रहा है, पैसा कहीं बाहर गया क्या? बाहर तो नहीं गया। तो कभी ए के पास ज्यादा होगा, बी के पास कम होगा, कभी ए के पास कम होगा, बी के पास ज्यादा होगा, बट टोटल तो पहले भी जितना था टोटल अभी भी उतना रहेगा। तो टोटल कितना है, 8। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से लिखना है तो आप ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है, बट इतना रेलेवेंट नहीं है। ओके, तो टोटल कितना है, 8, यानी पहले भी टोटल कितना था, 8, और हम ये बोल रहे हैं कि ए ने अपना आधा दे दिया बी को, यानी ए के पास बचा हुआ कितना है, आधा है। तो ए के पास अगर बचा हुआ आधा है तो पूरा कितना होगा उसके पास, 6, और अगर 8 में से 6 इसके पास है तो इसके पास 2 होगा। एंड दिस मेक सेंस, इसका आधा यानी 3 अगर मैं इसको दे दूं तो 2 + 3 कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो ए और बी का रेशियो कितना निकल रहा है भाई, 6:2। ये और भी कटेगा तो होगा 3:1, है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना कहां पे अमाउंट का रेशियो बोला है, कहां पे नोट का रेशियो बोला है। अमाउंट और नोट का रेशियो कब सेम होगा, बताओ एवरीवन, कब सेम होगा, जब दोनों इंसान या तीनों इंसानों के पास डिनोमिनेशन सेम तरीके का नोट है। ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नंबर ऑफ नोट्स बचेगा, राइट? हो गया, किसी को इसमें कुछ डाउट? ओके, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास नंबर 4 में। थैंक यू।